CH71 कबीर शेखावत का प्लान। कबीर शेखावत को प्रतीक के ऊपर शक हो चुका था। वह अपने शक को यकीन में बदलने के लिए विलास का पता फोन का नाटक करके प्रतीक को बता देता है। ये सुनने के बाद प्रतीक भी समझ गया था कि कबीर शेखावत की उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा शक हो गया है। कबीर शेखावत के जाने के बाद प्रतीक डिसाइड करता है कि वह सबसे पहले तो अपने एग्जाम को क्लियर करेगा, उसके बाद ही करेगा विलास को खत्म। कबीर शेखावत जब वापस लौटता है तब वह जाकर विलास के सामने बैठ जाता है। कबीर शेखावत को अपने सामने देखकर विलास कहता है कि मुझे कहां ला कर रखा हुआ है, ये पुलिस स्टेशन नहीं है। कबीर शेखावत कहता है कि बिल्कुल नहीं मुन्ना, ये पुलिस स्टेशन की है, लेकिन क्या है कि यह सिर्फ हमें असाइन किया गया है सूटकेस किलर को पकड़ने के लिए। अब जब सूटकेस किलर ने इंसाफ के नाम पर तुम्हारे साथ कांड करने वाले हर एक को मार डाला है तो अब तुम्हें भी मारेगा। ये सुनकर विलास कहता है कि क्या मतलब है इसका। कबीर शेखावत कहता है कि मुझे एक के ऊपर शक हुआ है, ये शक जो है उसे कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ का पता दे दिया है किसी को। अगर वह तुम्हें मारने के लिए आया तो हम उसे पकड़ लेंगे। विलास कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा। कबीर शेखावत हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें चारा बनाया है सूटकेस किलर को पकड़ने के लिए। विलास कहता है कि प्लीज ऐसा कुछ मत करो मेरे साथ। वह सूटकेस किलर एक हैवान है, बहुत ही ज्यादा बड़ा हैवान। वह एक बेरहम दरिंदा है जो ऐसी मौत देता है जो पैदा होने के ऊपर अफसोस होने लगता है। उसके हाथों में नहीं मरना चाहता हूँ, प्लीज मुझे गिरफ्तार करो, उस लड़की का रेप मैंने ही किया है। ये सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि पता है मुझे। विलास कहता है तो फिर तुम मुझे कोर्ट लेकर क्यों नहीं जा रहे हो। कबीर शेखावत कहता है कि अभी सूटकेस किलर को पकड़ना जरूरी है, वह सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए तुम तो आपकी कुर्बानी दे ही सकते हो ना, अब बस इंतजार है सूटकेस किलर के आने का। कबीर शेखावत उसके बाद मन ही मन कहता है कि प्रतीक एंथनी कब आएगा तू, तेरा इंतजार है मुझे। इधर प्रतीक राधिका को बार बार कॉल कर रहा था लेकिन वह कॉल उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रतीक मन ही मन कहता है कि पता नहीं ये क्या कर रही है, कई दिन हो गया है लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया है, मेरा कुछ गड़बड़ है क्या। तभी प्रतीक को एक मैसेज आता है जिसमें राधिका में लिखा था कि वह किसी काम के लिए काफी दूर आई है और मिलना 15 दिन के बाद ही हो पाएगा। इसके बाद प्रतीक एक लंबी सांस लेता है और चला जाता है। प्रतीक वैसे भी 15 दिन तक कुछ नहीं करने वाला था क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उसके इस इंसाफ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी जिसे वह बिना राधिका के सॉल्व नहीं कर सकता था। प्रतीक उसके बाद एग्जाम की तैयारी करने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उसके बाद भी जब विलास को मारने के लिए कोई भी नहीं आता है तब कबीर शेखावत का प्रतीक के ऊपर शक डगमगाने लगता है। कबीर शेखावत मन भी मन कहता है कि यह कैसे हो सकता है, मेरा इंट्यूशन गलत कैसे हो सकता है। कबीर शेखावत को तभी विजय का कॉल आता है और उसके बाद कबीर शेखावत कहता है कि विलास को मारने वह नहीं आया है जिसके ऊपर मुझे शक था। विजय कहता है कि तुम इस मीडिया के जरिए फैलाओ, उसके बाद वह जरूर आएगा। कबीर शेखावत कहता है कि मेरा एक और प्लान है। थोड़ी देर तक प्लान एक्सप्लेन करने के बाद कबीर शेखावत कहता है कि तुम सारे चीजों को संभालो आगे, वैसे भी वह नहीं है तो काम हो ही जाएगा। विजय कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, तब तक उसे उसके बारे में नहीं बताओगे। कबीर शेखावत कहता है कि जल्दी करना, तुम्हें पता तो है ना कि मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता है। विजय कहता है कि कुछ दिनों तक इंतजार करो, उसके बाद तुम्हें मैं बता दूंगा कि तुम्हारा ये प्लान काम करेगा या फिर नहीं। विजय कॉल कट कर देता है और कबीर शेखावत भी कॉल कट करते हुए कहता है कि हाँ, सूटकेस किलर आखिर है कहाँ, इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे, क्या ये केस सॉल्व कर पाऊंगा मैं, ये काफी ज्यादा लंबा खींच रहा है केस, जल्द से जल्द मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। कुछ और दिन बीतते हैं जिसके बाद प्रतीक का एग्जाम खत्म हो गया था और इधर कबीर शेखावत को उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सारे ऑर्डर्स मिल गए थे। ये सारे ऑर्डर्स मिलने के बाद कबीर शेखावत कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि कबीर शेखावत आखिर है कौन। उसके बाद कबीर शेखावत लारा के पास जाता है। लारा कहती है कि यह सब क्या है, आपने मुझे किसी भी केस के ऊपर जाने से मन आग क्यों कर दिया है। कबीर शेखावत कहता है कि लारा डिसूजा, तुम्हारे लिए एक काम है जो पक्का सूटकेस किलर को पकड़ लेंगे। लारा कहती है कि साफ साफ बताइए क्या कहना चाहते हैं। कबीर शेखावत कहता है कि ये लो और देख लो। ये कहते हुए कबीर शेखावत एक फाइल बढ़ा देता है लारा की तरफ, जिसे पढ़ने के बाद लारा सरप्राइज होते हुए कहता है कि यह क्या है, मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। कबीर शेखावत कहता है कि हाँ, करवाना पड़ गया है, वहां पर प्रतीक एंथनी नाम का एक स्टूडेंट है जिसके करीब रहकर तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता करना है। ये सुनकर लारा कहती है कि आखिर मैं ही क्यों। कबीर शेखावत कहता है कि क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है इसलिए तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। तुमने पहले ही कहा था ना कि तुम्हारे जिंदगी का मकसद है सूटकेस किलर को पकड़ना। CH72 राधिका का नोट। कबीर शेखावत की बात सुनकर लारा कहती है कि हाँ, उसे पकड़ना मेरा मकसद है, उसने मेरे डैड को मार दिया था। ये सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि डैड से तुम्हारा क्या मतलब है। लारा कहती है कि मेरे डैड विश्वास सुराना के यहाँ काम करते थे, उन्हें उसके भांजे को बचाने का काम मिला और वहां पर सूटकेस किलर ने हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। तब से मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है, उसे पकड़ना। कबीर शेखावत कहता है कि बस कर पगली रुलाएगी क्या, मैं समझ गया हूं कि जाति दुश्मनी है तुम्हारी। लारा कहती है कि मैं तैयार हूं सर, कब से जाना है।
कबीर शेखावत कहता है कि कल से ही पहुंच जाओ, ऐसा मैं कहता, लेकिन 15 दिन के बाद जाना है और तुम्हें पता है ना, एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स को एक गैप दिया जाता है। लारा कहती है कि यस सर। कबीर शेखावत कहता है कि अब से तुम एक अंडरकवर मिशन पर हो। ये सुन लारा कहती है कि यस सर। लारा के जाने के बाद कबीर शेखावत कहता है कि मुझे काफी ज्यादा बोरियत हो रही है, क्यों न एक एक्स्ट्रा केस के ऊपर काम करूं। कबीर शेखावत हंसते हुए कहता है कि क्या बात है, मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया अभी तक। यहाँ के सारे माफियाओं और अंदर वर्ल्ड को भी तो एहसास दिलाना जरूरी है कि कबीर शेखावत नाम का तूफान उनके ऊपर टूटने वाला है। ये सब जब कबीर शेखावत विजय से कहता है तब विजय कहता है कि प्लीज कबीर, इसी केस के ऊपर पूरा ध्यान दो। कबीर शेखावत कहता है कि एक ही केस के ऊपर लगातार ध्यान कैसे दे सकता हूँ, इसमें भी थोड़ा हवा पानी बदलना पड़ता है यार। विजय जानता था कि कबीर काफी ज्यादा जिद्दी किस्म का इंसान है। विजय कहता है कि ठीक है कबीर, तुम कैसा केस लेना चाहोगे। विजय की बात सुनकर कबीर शेखावत कहता है कि कोई वैसा केस जिसमें माफिया जुड़ा हुआ हो। विजय कहता है कि यह मुंबई है मेरे भाई, यहाँ के माफिया काफी ज्यादा खतरनाक किस्म के होते हैं, तुम्हारे लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। कबीर शेखावत कहता है कि प्लीज विजय, सूटकेस किले तक सीमित मत करो मुझे, एक केस दो मुझे प्लीज। विजय कहता है कि ठीक है, एक फाइल पहुंच जाएगी कल, लेकिन मुझसे वादा करो कि सबसे पहली प्रायोरिटी तुम दोगे सूटकेस किले के केस को। कबीर शेखावत एक उबासी लेते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, बस तुम भेजो एक नया केस। कबीर शेखावत कॉल को काट देता है और मन ही मन कहता है कि चलो देखेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ के अंदर वर्ल्ड में। ये कहकर कबीर शेखावत चेयर के ऊपर बैठकर आराम करने लगता है। इधर प्रतीक राधिका से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कॉल उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी और कोई मैसेज भी नहीं कर रही थी। प्रतीक के एग्जाम खत्म होने के बाद फाइनली उससे मिलने उसके घर जाने का डिसाइड करता है। जब अगले दिन प्रतीक राधिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं मिलता है। वहां पर वह गार्ड भी नहीं था जो हमेशा रहता था। प्रतीक अंदर जाते हुए मन ही मन कहता है कि यह सब क्या है, राधिका की नैनी और वह गार्ड और बाकी के लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंदर जाना चाहिए मुझे, शायद मुझे अंदर कोई मिले। प्रतीक ये कहते हुए अंदर जाने के लिए दरवाजे पर लगे हुए डोरबेल को बजाने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वह नैनी दरवाजा खोलती है और प्रतीक कहता है कि मुझे राधिका से मिलना है। वह प्रतीक को अंदर आने के लिए कहती है, जिसके बाद प्रतीक अंदर चला जाता है। प्रतीक जब अंदर जाता है तभी उसे दिखाई देता है सामने ही एक बड़ी सी तस्वीर को राधिका की थी और उसके ऊपर माला लटका हुआ था। यह देखकर प्रतीक कहता है कि यह क्या है। नैनी उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है, जिसके बाद प्रतीक को वह एक कमरे में लेकर जाती है और एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हारे सारे के सारे जवाब तुम्हें यही मिलेंगे। उसके बाद वह नैनी वहां से बाहर जाने लगती है। बाहर जाते वक्त कहती है कि राधिका ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा है, अगर तुम चाहो तो इसे यहीं देख सकते हो या फिर इसे लेकर अपने घर भी जा सकते हो। प्रतीक कहता है कि बात ऐसी कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं यही देखना चाहूंगा। वह नैनी वहां से चली जाती है। नैनी के जाने के बाद प्रतीक उस बॉक्स को खोलता है, जिसे खोलते ही उससे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जो एक नोट था। प्रतीक उस नोट को पढ़ने लगता है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो प्रतीक, तो इसका मतलब है कि मैं अब नहीं रही। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन ये सच है। मुझे ब्लड कैंसर था काफी वक्त से। डॉक्टर ने मुझे काफी पहले कह दिया था कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल है। इसमें मुझे बदला लेना था और एक दिन तुम मिल गए। प्रतीक, उस दिन तुमने पूछा था ना कि मेरा चेहरा सूखता हुआ क्यों जा रहा है, इसी वजह से था। सॉरी तुम्हें छोड़कर जाने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारे आगे की मदद के लिए कुछ चीजों को छोड़ा है। प्रतीक उसके बाद उस छोटे से बॉक्स में देखता है जहां एक अजीब तरह का छोटा सा डब्बा था और एक फोन था और एक पेन ड्राइव था। नोट में आगे लिखा हुआ था कि वह डब्बा एक तरह का जैमर है, जिससे वहां एक छोटे से इलाके में नेटवर्क काम नहीं करता है और फोन जिसका लोकेशन ट्रेस नहीं किया जा सकता है, जबकि वह पेन ड्राइव अगर कहीं लगा दिया जाए तो सिस्टम में अपने आप एक ऐसा वायरस चला जाता है जिससे वह सिस्टम की हर एक चीज क्रैश हो जाती है, जिसे रिकवर करना नामुमकिन है। मुझे यकीन है कि मेरे मौत के बाद भी तुम इंसाफ को जारी रखोगे। ये पढ़ते हुए प्रतीक के आंखों में आंसू थे। CH-73 एक और इंसाफ। प्रतीक के आंखों में जो आंसू थे उसे साफ करते हुए प्रतीक उन चीजों को लेकर वहां से जाने लगता है। वह नैनी प्रतीक से कहती है कि उसने तुम्हारे लिए कुछ और भी छोड़ा है। ये सुनकर प्रतीक कहता है कि मेरे लिए, लेकिन क्या। नैनी प्रतीक को एक कागज देते हुए कहती है कि राधिका ने ये पूरा बंगलो को तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं यहाँ इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि यह तुम्हें देना था। ये कहते हुए वह नैनी प्रतीक को उस बंगलो के कागज को पकड़ाती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रतीक बस उसे देखता ही रह जाता है। प्रतीक के दिल में अभी ऐसे सारे इमोशन पैदा हो रहे थे जिसे उसने आज तक कभी भी फील नहीं किया था। प्रतीक को इस ट्रॉमा में बाहर आने में कई घंटे लग गए थे जब उसे एक कॉल आता है ऋषि का। प्रतीक कॉल उठाते हुए कहता है कि हाँ बोलो। ऋषि कहता है कि निकलने के लिए तैयार हूँ, कब आ रहे हो वापस, ट्रेन छूट जाएगी। प्रतीक कहता है कि हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं। प्रतीक ने डिसाइड किया था कि इस बार वह लौट जाएगा अपने अनाथ आश्रम में। प्रतीक उस घर से बाहर निकलने लगता है तो उसे उस घर के कागज के अंत में भी उसे एक नोट मिला था जिसमें लिखा था कि अब ये घर तुम्हारा है, इसका ध्यान रखना। प्रतीक दरवाजे को लॉक करता है और वहां से वापस कॉलेज आ जाता है, जहां पहले से ही सारे तैयार थे अपने अपने घर जाने के लिए।
इधर कबीर शेखावत तैयार था सूटकेस किले के वेलकम के लिए, लेकिन उसका शक प्रतीक एंथनी शहर से काफी ज्यादा दूर जाने वाला था। कबीर शेखावत ये जानकारी सुनने के बाद मन ही मन कहता है कि प्रतीक एंथनी क्यों जा रहा है शहर से बाहर। कबीर शेखावत हर तरफ अपना दिमाग घुमाता है, जिसके बाद वह कहता है कि एक ही रास्ता है अब। ये सोचते ही वह बाहर जाता है और उसके बाद वह गौतम के पास जाता है। कबीर शेखावत को देखकर गौतम कहता है कि बात ऐसी है कि सर, मेरे खबरी अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। कबीर शेखावत कहता है कि एक खबरी को प्रतीक एंथनी के पीछे लगा दो। उसे कहना कि वह कबीर शेखावत का तब तक पीछा करो जब तक वह मर नहीं जाता। ये सुनकर गौतम कहता है कि मर जाएगा से क्या मतलब है आपका। कबीर शेखावत कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि उसे परछाई की तरह लगा दो प्रतीक एंथनी के पीछे। जहां वह जाएगा उसे वह वही फॉलो करे। गौतम कहता है कि यस सर, अभी लगाता हूं। कबीर शेखावत उसके बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गौतम किसी को कॉल करते हुए कहता है कि प्रतीक एंथनी का अब परछाई बनकर पीछा करो। सामने से आवाज आती है कि पैसा लगेगा सर, काफी ज्यादा लगेगा। उसके बाद गौतम कहता है कि तू उसकी चिंता मत कर, तू बस उसके पीछे ही रह, पैसा तुझे मिलता जाएगा। ये सुनकर सामने वाला कहता है कि तब तो आप निश्चिंत रहिए सर, वह कब हल्का होने जाता है और कब कौन सा कच्छा पहनता है वह सब बताऊंगा मैं आपको। ये कहने के बाद वह आदमी कॉल काट देता है। गौतम कहता है कि अभी तक ये सुधरा नहीं है, कच्छे का रंग जानकर मैं क्या करूंगा, बेवकूफ कहीं का। 3 दिन के बाद प्रतीक आश्रम में पहुंच गया था। वहां जाने के बाद प्रतीक को अपने सामने एक फ्यूनरल दिखाई देता है जहां फादर भी खड़े थे। प्रतीक भी थोड़ी देर तक वहां पर खड़ा रहता है और उसके बाद जब सारे चले जाते हैं तब प्रतीक के ऊपर फादर की नजर पड़ती है। फादर प्रतीक को देखते हुए कहता है कि क्या बात है प्रतीक, सरप्राइज देना भी सीख गए हो। प्रतीक कहता है कि यह किसका फ्यूनरल था। फादर कहते हैं कि हाँ, यह एक लड़की का फ्यूनरल है जो हमारे ही आश्रम की थी। प्रतीक कहता है कि क्या था उसकी मौत की वजह। फादर प्रतीक से कहते हैं कि जाने दो प्रतीक, ऐसी चीजें होती रहती हैं यहाँ। प्रतीक कहता है कि प्लीज फादर, लोगों को जो मेरे जैसे होते हैं उन्हें मैं मरते हुए नहीं देख पाता हूँ, प्लीज वजह बताइए फादर। फादर कहते हैं कि किसी लड़के से प्यार करती थी वह, उसने उसके साथ रात गुजारने के बाद उसे मार दिया। ऐसा काफी सारे लड़कियों के साथ किया था उसने। कौन है वह, पुलिस को भी पता नहीं चला कि कौन था वह। प्रतीक उसकी कब्र के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा इंसाफ भी मैं ही करूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। ये सुनकर फादर कहते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम प्रतीक, ये बेंगलुरु है न कि मुंबई, यहाँ ऐसा कुछ मत करना जो तुम वहां करते थे। प्रतीक फादर की तरफ देखते हुए कहता है कि प्लीज फादर, ऐसा मत कहिए प्लीज। फादर कहते हैं कि प्लीज प्रतीक, यहाँ अनाथ आश्रम खतरे में आ जाएगी। प्रतीक फादर के पास जाते हुए कहता है कि अनाथ आश्रम को कुछ भी नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। वह खूनी आगे भी ईहो को अपना शिकार बनाएगा, उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं उसे खत्म कर दूं। आप खुद बताइए कि आप यहाँ रहने वाले को अपना नहीं मानते हैं क्या। फादर कहते हैं कि हाँ मानता हूँ। प्रतीक कहता है कि अच्छा, तो यहाँ कब्र में लेटी हुई लड़की को अपना नहीं मानते हैं क्या। फादर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मानता हूँ मैं। प्रतीक कहता है कि आप मुझे उसका इंसाफ नहीं करने देंगे क्या। ये सुनकर फादर कहते हैं कि हाँ ठीक है प्रतीक, तुम मेरी बात अब मानते कहाँ हो। प्रतीक कहता है कि सॉरी फादर, इंसाफ करना ही अब मेरा असली मकसद है। ये सुनकर फादर कहते हैं कि जो करना है करो, लेकिन अनाथ आश्रम के ऊपर खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। CH74 आर्यन। प्रतीक फादर से हामी मिलने के बाद प्रतीक उस सीरियल किलर को ढूंढने के रास्ते ढूंढने लगा था। प्रतीक जब ढूंढ रहा था तब वह कहता है कि मुझे राधिका से इसके बारे में पूछना। प्रतीक कहते कहते चुप हो जाता है, खुद को दिलासा देते हुए कहता है कि उसे भूलने में वक्त लगेगा मुझे। प्रतीक उसके बाद न्यूज़पेपर्स को देखने लगता है जहां जहां इस किलर जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें मार देता है। प्रतीक के मुताबिक ये किलर जिंदा रहने के लायक नहीं था, किसी को ऐसे मार देना किसी भी प्रकार से सही नहीं था। प्रतीक 4 घंटों तक हर एक न्यूज और जानकारी पढ़ते रहता है, तब जाकर प्रतीक को पता चलता है कि जितने भी खून अब तक हुए थे उसके मुताबिक सारी की सारी लोकेशन अनाथ आश्रम के आसपास ही था। ये देखने के बाद प्रतीक सच में पड़ गया था, आखिर सारे खून अनाथ आश्रम के आसपास ही क्यों हुए थे। जितने भी लड़कियां मारी गई थी वह सब अनाथ आश्रम के आसपास ही क्यों रहती थी। थोड़ी देर तक ये सब सोचने के बाद प्रतीक एक ही बात सोचता है कि कहीं इसके पीछे आश्रम का ही कोई तो नहीं। यह विचार आते ही प्रतीक फादर के पास पहुंच जाता है। फादर प्रतीक को अपने सामने देखते हुए कहते हैं कि क्या हुआ प्रतीक, तुम्हें खून ही मिल गया क्या। प्रतीक कहता है कि मैं अब तक हुए सारे खून को एनालाइज किया है, इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आश्रम से ही कोई है जो ये सब खून कर रहा है। ये सुनकर फादर चौंकते हुए कहते हैं कि यह सब क्या कह रहे हो तुम, इस अनाथ आश्रम में ऐसा कोई करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है, यहाँ किसी की सोच ऐसी नहीं है। ये सुनकर प्रतीक कहता है कि मेरी भी सोच तो ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं भी एक खूनी बनाना। प्रतीक ये बात सुनकर फादर चुप हो जाते हैं। फादर कहते हैं कि चर्च में खड़े होकर तुम खून करने की बातें कर रहे हो, भगवान तुम्हें देख रहे हैं। प्रतीक कहता है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर भगवान मुझे देख भी रहे तो उन्हें भी मुझे देखकर फक्र हो रहा होगा कि मैं असली में इंसाफ कर रहा हूँ। फादर कहते हैं कि ऐसी बातें मत करो प्रतीक। प्रतीक कहता है कि तो अब बाहर चलिए वही बात करेंगे।
प्रतीक के इतना कहने के बाद फादर बाहर निकलने लगते हैं, उनके पीछे पीछे प्रतीक भी बाहर आने लगता है। जब दोनों बाहर आ जाते हैं तब प्रतीक कहता है कि अब बात शुरू करें। फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूं प्रतीक कि इस अनाथ आश्रम में से ऐसा कोई नहीं है जो लड़कियों का खून कर सकता है तुम्हारे अलावा। प्रतीक कहता है कि लेकिन किसी ने तो किया है। अब मैं तो यहाँ था नहीं, यानी किसी और नहीं किया होगा। फादर कहते हैं कि तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। प्रतीक कहता है कि यहाँ पर पुलिस आई थी ना। फादर कहते हैं कि वह लोग आए थे और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जो उस लड़की के दोस्त थे। अब तक पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। प्रतीक धीरे से कहता है कि पुलिस वालों के हाथ कुछ लगेगा भी नहीं। फादर यह सुन लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। प्रतीक कहता है कि अब तक पुलिस कोई केस सॉल्व कर पाए है क्या। जब बात सीरियल किलिंग पर आती है तब पुलिस वाले अपनी जान झोंकते तो है, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाते हैं। फादर कहते हैं कि अगर पुलिस वाले नहीं पकड़ पा रहे हैं तो तुम कैसे पकड़ लोगे। प्रतीक कहता है कि यह खूनी कैसे सोचता है ये दूसरा खूनी ही जानता है। मैं इंसाफ कर रहा हूं, लेकिन वह जो कर रहा है वह जुर्म है। उसका हिसाब मैं करके रहूंगा। ये कहने के बाद प्रतीक वहां से जाने लगता है। प्रतीक को जाता हुआ देखकर फादर कहते हैं कि एक बात याद रखना प्रतीक, अनाथ आश्रम के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। प्रतीक कहता है कि मैं आपको पहले ही कहा है न, अनाथ आश्रम के ऊपर एक उंगली नहीं उठेगी। ये कहने के बाद प्रतीक उसे जगह के लिए चला जाता है जहां वह लड़की रहती थी। प्रतीक ने उसके दोस्तों के बारे में भी जानकारी निकाली थी। उसके दोस्तों में ऐसा कोई नहीं था जो ये कर सकता था। प्रतीक फिर भी उसके दोस्तों के ऊपर पूरी नजर बनाए रखता है। 2 दिन नजर बनाए रखने के बाद प्रतीक को उन लोगों की बातें सुनाई देती है जिसमें एक कह रहा था कि सुहाना के खून में आर्यन का हाथ ही लगता है मुझे। तुम लोगों को क्या लगता है। मरने वाली लड़की का नाम सुहाना था और आर्यन अनाथ आश्रम में आने वाला सबसे नया लड़का था। उसके बाद प्रतीक आर्यन के बारे में भी पता लगाता है। आर्य एक 18 से 20 साल का एक लड़का था। उसका पूरा परिवार एक बस एक्सीडेंट में मारा गया। क्योंकि उसके पास सब कुछ बचा नहीं था और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए उसे फादर ने अनाथ आश्रम में काम दे दिया था। उसे देखने के बाद प्रतीक मन ही मन कहता है कि इसे देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यह खूनी हो सकता है। प्रतीक उससे दोस्ती करने का डिसाइड करता है क्योंकि प्रतीक अभी भी यहाँ 2 हफ्तों के लिए रुकने वाला था। प्रतीक ने आर्य से दोस्ती इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि किसी के पास रहने के बाद ही उसका असली चेहरा पता चलता है। प्रतीक ने आर्यन से बातचीत करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन आर्यन उन लोगों में से था जो अपने अंदर क्या चल रहा है वह बाहर नहीं आने देना था। एक दिन जब प्रतीक आर्यन से मिलता है तब उसे आर्यन कहता है कि तुम यहाँ कितने साल तक रहे थे। CH-75 अंडरवर्ल्ड की सारी जानकारी चाहिए। प्रतीक के काफी कोशिश करने के बाद आर्यन आखिरकार उससे बात करने लग गया था। एक दिन सुबह जब प्रतीक आर्यन से मिलता है तब आर्यन पूछता है कि तुम यहाँ कब से रह रहे थे। ये सुनकर प्रतीक कहता है कि मैं यहाँ लगभग बचपन से रह रहा था और अभी मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा हूँ। आर्यन कहता है कि तब तो तुम आगे चलकर काफी अमीर बनने वाले हो। प्रतीक कहता है कि वैसे तो मेरी चाहत अमीर बनने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो भी पैसा आगे चलकर कमाऊंगा उसका बड़ा सा हिस्सा इस आश्रम को दूंगा। आखिर इसने मुझे नई जिंदगी दी है। ये सुनकर आर्यन कहता है कि अगर तुम्हारे जैसे लोग और हो जाए तो दुनिया काफी अच्छी हो जाएगी। प्रतीक कहता है कि अरे इतना मत महान बनाओ, मुझे इसके लायक नहीं हूं मैं। आर्यन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहता हूं। तुम मिलने चलोगे क्या। प्रतीक थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है कि कब जाना है। आर्यन कहता है कि आज शाम। प्रतीक उसे अपना नंबर देते हुए कहता है कि कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये कहने के बाद प्रतीक वहां से जाते हुए मन ही मन कहता है कि इसे नंबर देकर मैंने कोई गलती तो नहीं की ना। उसके प्रतीक जब बाहर जाने के लिए निकलता है तो उसे फिर से एक आदमी अपना पीछा करते हुए दिखाई देता है। प्रतीक ये देखकर मन ही मन कहता है कि मैं इस आदमी को उसे दिन से देख रहा हूं जिस दिन मैं यहाँ आया था। यह मेरा पीछा क्यों कर रहा है। हर दिन में मेरा पीछा करता है। किसने इसे मेरे पीछे लगाया है। क्या कोई मेरी जासूसी कर रहा है। अगर मैं इसे पकड़ा तो पक्का जिस किसी ने भी से मेरे पीछे भेजा है वह जान जाएगा कि मैं उसके इस प्लान के बारे में जान चुका हूँ। कहीं इसके पीछे उसे सनकी पुलिस ऑफिसर कबीर शेखावत तो नहीं। प्रतीक यही सब सोचता रहता है और जहां जहां जाता है वहां वहां उसे वह आदमी फॉलो करता रहता है। प्रतीक जब उसे गौर से देखता है तो पाता है कि वह किसी को अपने ब्लूटूथ से रिपोर्ट कर रहा था। प्रतीक ये देखकर मन ही मन कहता है कि मुझे आगे जो कुछ भी करना है इससे बचकर करना होगा, वरना मेरा राज यही खुल जाएगा। प्रतीक वापस अनाथ आश्रम लौट आता है। प्रतीक जानता था कि वह आदमी जो कोई भी था वह अंदर नहीं आ सकता था, जिसका मतलब था कि प्रतीक को जो कुछ भी करना था वह अंदर ही उसे करना पड़ेगा। इधर जिस खबरों को गौतम ने प्रतीक के पीछे लगा रखा था वह अब सीधा कबीर शेखावत को रिपोर्ट करने लगा था। अब तक उसने जो कुछ भी कबीर शेखावत को बताया था उसके मुताबिक प्रतीक की सारी हरकतें नॉर्मल थी। कबीर शेखावत चूंकि अलग तरीके से सोचता था इसलिए वह मुनी मन सोच रहा था कि कहीं प्रतीक को ये तो नहीं पता चल गया कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। फिर कबीर शेखावत मन ही मन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा हुआ होता तो वह जरूर कुछ बेवकूफी वाली हरकत करता। ज्यादा सोचने की वजह से कबीर शेखावत यही नहीं समझ पा रहा था कि वह प्रतीक के ऊपर ध्यान दे या फिर नहीं दे। अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए कबीर शेखावत ने अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड एक केस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था।
कबीर शेखावत ने केस से रिलेटेड कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, जिन्हें अरेस्ट करते ही ऊपर से उसे ऑर्डर आ गए थे कि उन्हें रिलीज करना पड़ेगा। ये ऑर्डर इतनी ज्यादा ऊपर से आया था कि विजय चतुर्वेदी भी इस ऑर्डर को रोकने में नाकामयाब हो गया था। कबीर शेखावत की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद विजय ने बताया था कि यह ऑर्डर पास करवाने वाला मंत्री वासु रेड्डी है। कबीर शेखावत इसके बाद विजय से कहता है कि अब अरेस्ट नहीं करूंगा, सीधा एनकाउंटर कर दूंगा। ये सुनने के बाद विजय कहता है कि प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो ये लोग हमारे परिवार के साथ भी काफी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हारा पूरा परिवार अब यही शिफ्ट हो चुका है, तो तुम्हारे लिए ऐसे बेवकूफी वाली काम करना तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी खतरे में डाल सकता है। कबीर शेखावत यह बात सुनकर विजय से कहता है कि देख मेरे भाई, सूटकेस किले के पीछे मैंने पहले से ही काफी लोगों को लगा रखा है, बस कंफर्मेशन की देर है। अब मेरे लिए असली कैसे तो यह है अंडरवर्ल्ड। विजय जानता था कि अगर उसने कबीर शेखावत के ऊपर लगाम नहीं लगाया तो उसे आगे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कबीर शेखावत को कंट्रोल में रखने के लिए विजय कहता है कि देखो कबीर, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं भी तुम्हें उसके बाद बचा नहीं पाऊंगा। उसके बाद तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर कमेटी बिठा दी जाएगी। कबीर शेखावत कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, जितना तुम कर सकते हो उतना करते रहो, बाकी का ये लोगों को तो मैं ही साफ कर दूंगा। इसके बाद कबीर शेखावत फोन काट देता है और कहता है कि यहाँ के अंडरवर्ल्ड के बारे में मुझे जानकारी निकालनी पड़ेगी। दूसरी तरफ विजय फोन को रखते हुए कहता है कि कबीर, कब सुधरोगे तुम। कबीर शेखावत इस बार भी गौतम के पास जाता है, जो कबीर शेखावत को देखकर कहता है कि आप यहाँ सर, मैं खबरें नहीं, आपको रिपोर्ट करना बंद कर दिया क्या। कबीर शेखावत कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिपोर्ट तो वह दे ही रहा है। गौतम कहता है कि आपको कोई और काम था क्या सर। कबीर शेखावत कहता है कि मुझे अंडरवर्ल्ड की सारी जानकारी चाहिए, वह जानकारी भी चाहिए जो है और वह भी चाहिए जो अफवाहों में उड़ती रहती है। गौतम कुछ कहना चाहता था, लेकिन कबीर शेखावत कहता है कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, मुझे जल्द से जल्द जानकारी चाहिए। ये सुनकर गौतम कहता है कि आपको कल सुबह तक सारी जानकारी मिल जाएगी। CH-76 आर्यन लड़कियों का खूनी। इधर शाम हो चुका था और प्रतीक आर्यन के साथ उसके दोस्तों से मिलने निकल चुका था। प्रतीक आर्यन से पूछता है कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। आर्यन कहता है कि कैसे हैं से तुम्हारा मतलब। प्रतीक कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे दोस्त क्या काम करते हैं। आर्यन कहता है कि मेरे दोस्त बिल्कुल मेरी तरह ही है, मुझे जिन चीजों में इंटरेस्ट है उन लोगों को भी उसी चीज में इंटरेस्ट है। प्रतीक कहता है कि और कितना दूर है। आर्यन कहता है कि ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा दूर ही है। थोड़ी देर के बाद प्रतीक को आर्यन एक सुनसान रास्ते की तरफ लेकर जाने लगता है। उसे रास्ते को देखते हुए प्रतीक कहता है कि तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो। यहाँ आसपास के चीजों को देखकर ऐसा लगता है यहाँ किसी का घर भी नहीं होगा। आर्यन कहता है कि थोड़ी दूर तक ऐसा है, लेकिन उसके बाद एक गांव है जहां मेरे दोस्त रहते हैं। प्रतीक की नजर काफी दूर तक जा रही थी, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई गांव क्या एक आदमी तक नजर नहीं आ रहा था। प्रतीक कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ कोई गांव होगा। ये कहते हुए जब प्रतीक अपने बगल में देखता है तब उसे आर्यन नहीं दिखाई देता है। तभी प्रतीक को अपने सर में तेज दर्द महसूस होता है और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। थोड़ी ही देर में प्रतीक वहीं बेहोश हो जाता है। दरअसल आर्यन ने प्रतीक को एक डंडे से सर के ऊपर मारकर बेहोश कर दिया था। प्रतीक को जब आंखें खुलती हैं तब वह अपने आप को एक पेड़ से बंधा हुआ पाता है जंगल में। ये देखकर प्रतीक मन ही मन कहता है कि यह क्या हो गया, मैं बेफिक्र हो गया था, मुझे सावधानी रखनी चाहिए थी। जिस तरह उसने मुझे मारा इससे मैं मर भी सकता था। प्रतीक के मुंह में कपड़े को ठूसा गया था और उसके हाथों को और पैरों को रस्सी से बांधने के बाद उसे पेड़ से बांधा गया था। प्रतीक अपने आसपास इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता है। तभी प्रतीक को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर प्रतीक उसे दिशा में देखने लगता है जहां से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। प्रतीक को पेड़ के पीछे से आर्यन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। प्रतीक को होश में आता हुआ देखकर आर्यन कहता है कि अच्छा तो होश में आ गया तू। प्रतीक कहता है कि यह सब क्या है, मेरे सर पर क्यों मारा तुमने। आर्यन कहता है कि क्या करता मैं, तुमने मुझे मजबूर जो कर दिया। तुझे इस बात का पता चल गया है कि उन सारी लड़कियों को मैंने ही मारा है। प्रतीक कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे इसके बारे में पता चल गया है। अब तो मुझे ये बताने का कष्ट करोगे कि तुमने उन बेगुनाह लड़कियों को आखिर क्यों मारा। आर्यन ये सुनकर हंसने लगता है कि क्योंकि अब तो मरने वाला है तो मैं तुझे बता ही देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्रतीक से थोड़ा सा दूर जाते हुए कहता है कि मैं उन सारी लड़कियों को सजा दे रहा हूँ जो हम लड़कों को यूज करके छोड़ देती है। तुझे पता है क्या, एक लड़की को मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और बाद में वह भी मुझे पसंद करने लगी। एक दिन मैंने उसे एक लड़के के साथ उस हालत में देखा जिसके बाद मेरी पूरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। उसके बाद उसे लड़की को मैंने जान से मार दिया। तुम जानना चाहोगे कि मैंने उसे कैसे मारा। बेहोश करके मैंने लिफ्ट में उसके आधे शरीर को बाहर और आधे को अंदर करके लिफ्ट की सारी रस्सियों को काट दिया। उसके बाद उसका आधा शरीर नीचे चला गया जबकि बाकी का आधा लिफ्ट के अंदर। आर्यन एक खतरनाक स्माइल देते हुए कहता है कि उस दिन मुझे उन सारी लड़कियों को ऐसी ही मौत देनी होगी जो धोखा करते हैं। जब मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली तो मैंने ही लड़कियों को फंसाना शुरू कर दिया है जो किसी और की थी। जब लड़कियां फंस जाती थी और उसे धोखा देती थी तब मैं उन्हें खत्म कर देता था।
अभी मैं जिस लड़की को मारा उसने भी एक लड़की को धोखा दिया मेरे लिए, इसलिए मैंने उसे भी खत्म कर दिया। अभी आप बताओ कि तू कौन है और तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था। प्रतीक कहता है कि तुम मुझे शराफत से यहाँ से जाने दो। आर्यन कहता है कि तूने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? मुझे पता है कि तू यहाँ से निकलेगा तो सीधा जाकर पुलिस को बताएगा। तुझे ऐसा लगता होगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ। प्रतीक कहता है कि तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो। आर्यन कहता है कि तू ये कहने वाला होता कौन है? प्रतीक कहता है कि तुम लड़कियों को मजबूर करते हो। अगर तुमने फंसाने की कोशिश नहीं करोगे तो वे कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होती। ये सुनकर आर्यन हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या? तुझे पता नहीं है क्या कि बिना चिंगारी के आग नहीं लगती? प्रतीक कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन चिंगारी लगने का मतलब है कि वह खुश नहीं रही होगी इसलिए तुम्हारे पास आ गई, लेकिन तुमने तो उन सबको मार ही दिया। आर्यन कहता है कि तू हम लड़कों का दर्द नहीं समझ सकता है। प्रतीक अपने असलियत को बताने ही वाला था कि उसे दूर एक पेड़ के पीछे नजर आता है वह आदमी जो पता नहीं कब से उसका पीछा कर रहा था। उसे देखकर प्रतीक अपने असलियत को बता नहीं सकता था। आर्यन प्रतीक के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि मैं आगे भी उन सारी लड़कियों को खत्म कर दूंगा जो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं होती। प्रतीक उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चिल्लाने लगता है कि बचाओ मुझे बचाओ। ये सुनकर आर्यन कंफ्यूज हो गया था। CH-77 पता नहीं यह एहसान में कैसे चुकाऊंगा। प्रतीक को चिल्लाता हुआ देखकर आर्यन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि यह जगह इतना ज्यादा सुनसान है कि यहाँ पर महीनों तक कोई नहीं आता है। तुम चाहे कितना भी जोर से क्यों ना चिल्ला लो, लेकिन तुम्हारी आवाज किसी के पास नहीं पहुंचेगी। प्रतीक ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़की है, जिसके कान में पहुंचानी थी मैंने पहुंचा दी है। शुक्र मनाओ कि वह यहाँ आ गया है, वरना आज मैं तुझे ही मार देता। प्रतीक को मुस्कुराते हुए देखकर आर्यन कहता है कि पहली बार किसी को मरते वक्त मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। इधर जो आदमी प्रतीक का पीछा कर रहा था वह कबीर शेखावत के साथ बात कर रहा था। जब उसने प्रतीक को किसी के साथ एक सुनसान जगह पर जाते हुए देखा तो उसने इस वक्त कबीर शेखावत को इसके बारे में बता दिया। उसे वक्त कबीर शेखावत को ऐसा लगा जैसे प्रतीक किसी को करने के लिए उसे सुनसान जगह पर लेकर जा रहा है, इसलिए उसने उसे आदमी को प्रतीक का पीछा करने के लिए कहा। जब उसे आदमी ने वहां पहुंचकर वहां की सिचुएशन को कबीर शेखावत को बताया है तब कबीर शेखावत भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। कबीर शेखावत को चुप देखकर वह आदमी कहता है कि क्या करूं सर। कबीर शेखावत मन ही मन सोच रहा था कि अगर प्रतीक नहीं सारे खून की है तो अपने आप को बच्चा क्यों नहीं रहा है। अब मुझे इस बात पर यकीन हो रहा है कि उसे पता चल गया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जहां तक मैं लोगों को जानता हूं, जब मौत करीब होती है तो उनकी असलियत सामने आ ही जाती है। कबीर शेखावत उसके बाद उसे आदमी से कहता है कि अभी बस तमाशा देखो। मुझे यकीन है कि जब मौत उसके करीब होगी तो वह अपना असली रूप जरूर दिखाएगा। वह आदमी कहता है कि अगर मेरे यहाँ रहने से वह मर गया तो। चूंकि कबीर शेखावत का यकीन प्रतीक के किला होने के ऊपर डगमगाने लगा था, इस वजह से वह ये सुनकर सोच में पड़ गया था। कबीर शेखावत कहता है कि जब वह मरने ही वाला हो, मतलब कि तुम्हें ऐसा लगे कि अगर तुमने स्टेप नहीं उठाया तो हम मर ही जाएगा, तब तुम उसे बचाना। वह आदमी कहता है कि मैं समझ गया सर। कबीर शेखावत कॉल काटने से पहले कहता है कि अगर प्रतीक एंथनी ने खुद को बचा लिया तो तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने उसे बचाया तो मुझे मिस्ड कॉल करना। उसके बाद मैं समझ जाऊंगा और तुम आगे फ्री हो जाना, तब मुझे कॉल करना। वह आदमी हाँ कहता है, जिसके बाद कबीर शेखावत कॉल काट देता है। कॉल काटने के बाद कबीर शेखावत को खुद के ऊपर डाउट होने लगता है और वह मन ही मन कहता है कि कहीं मैं किसी गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहा हूँ। इधर प्रतीक के बार बार बचाव बचाव चिल्लाने की वजह से आर्यन को भी ऐसा लगने लगा था जैसे उसके आसपास कोई है और वह इसे कंफर्म करने के लिए हर तरफ देखने लगा था। प्रतीक का पीछा करने वाला चूंकि एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए वह आर्यन को दिखाई नहीं देता है। ये देखकर आर्यन हंसते हुए कहता है कि हाँ, यह एल्तू तो बिल्कुल सही कर रहा है। मरने से पहले आखिरी उम्मीद। एक काम कर, थोड़ा और जोर से चिल्ला, क्या पता यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लोगों को सुनाई दे जाए। प्रतीक कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें जो करना है करो, जैसा करना है करो, मैं आज के आज यहाँ से चला जाऊंगा। गिड़गिड़ाते हुए प्रतीक मन ही मन कहता है कि मेरे साथ इतना कुछ होता हुआ देखकर भी वह आदमी मुझे बचाने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहा है। क्या वह आदमी मेरे मरने के बाद ही बाहर आएगा। आर्यन अपनी जेब से एक चाकू को निकालता है और कहता है कि प्रतीक एंथनी करने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद प्रतीक के दिमाग में 2 ही ख्याल आ रहे थे। पहला ख्याल था कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ आदमी उसे बचाने के लिए बाहर आएगा और उसे बचा लेगा। दूसरा ख्याल था कि अगर वह आदमी नहीं आया तब प्रतीक अपने आप को बचाएगा और आर्यन के साथ साथ उस आदमी को भी ठिकाने लगा देगा। प्रतीक की किस्मत बिल्कुल सही रहती है और जैसे ही आर्यन प्रतीक के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी वह आदमी पेड़ के पीछे से निकलते हुए आता है और आर्यन के चेहरे पर एक जोरदार घूसा जड़ देता है। उसे आदमी का घूसा इतना ज्यादा जबरदस्त था कि आर्यन सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गया था। उसका जबड़ा टूट गया था और उसके मुंह से खून आने लगा था। यह देखकर प्रतीक मन ही मन कहता है कि चलो अब मुझे इन दोनों को ठिकाने नहीं लगाना पड़ेगा। जब तक आर्यन उठकर खड़ा हुआ था तब तक उस आदमी ने प्रतीक के हाथों को खोलकर उसे पेड़ से आजाद कर दिया था। प्रतीक उसे आदमी को देखते हुए कहता है कि थैंक यू मिस्टर, अगर आप यहाँ नहीं आते तो आज मैं मर ही जाता। वैसे आपका नाम क्या है? वह आदमी कहता है,
कि मेरा नाम है जोसेफ और मेरा घर इसी रास्ते के काफी आगे पड़ता है। मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम्हारी आवाज सुनी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आ गया। प्रतीक कहता है कि मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। जिस तरह का चेहरा बनाकर प्रतीक ये सब कह रहा था, किसी को भी ऐसा लग सकता था कि प्रतीक एक लाचार था जो मर जाता है अगर जोसेफ उसे बचाने नहीं आता। तभी पीछे से अजीब तरह की आवाज आती है, अब मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। क्योंकि आर्यन का झगड़ा टूट चुका था इसलिए उसकी आवाज अजीब सी हो गई थी। प्रतीक जोसेफ को देखते हुए कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना ये हम दोनों को मार देगा। प्रतीक जिस तरह से भागने की बात कर रहा था उसके बाद कोई भी आराम से कह सकता था कि प्रतीक बहुत ही ज्यादा डरपोक और कमजोर है। जोसेफ कहता है कि बिल्कुल नहीं, पहले इसे पकड़ते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। प्रतीक कहता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जब तक पुलिस यहाँ पर आएगी हम दोनों के कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। CH-78 प्रतीक की एक्टिंग। प्रतीक ने अपने मासूमियत के जाल में जोसेफ को फंसा लिया था। जब आर्यन दोबारा खड़ा हो जाता है तब प्रतीक जोसेफ को भागने के लिए कहता है लेकिन वह जाने से मना कर देता है। इसके बाद प्रतीक कहता है कि अगर हम पुलिस के आने तक क्या रुके तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा ये। जोसेफ कहता है कि हम दो हैं और वह एक। तुम्हें सच में लगता है कि वह हम दोनों को मार सकता है? तुम अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर समझते हो क्या? प्रतीक मन ही मन कहता है कि इनके जैसे 100 को मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ लेकिन तुम जो थे यहाँ इसलिए कुछ नहीं किया। मन ही मन ये सोचकर प्रतीक हंसने लगता है जिसके बाद जोसेफ प्रतीक से कहता है कि संभल कर रहना बच्चे। इसका चाकू का अगर एक भी हमला तुम्हें लग गया तो बहुत बड़ा घाव हो जाएगा। प्रतीक कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल पास में ही है। ये सुनकर जोसेफ कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। वैसे मैं पुलिस को कॉल कर दिया है, 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। प्रतीक मन ही मन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अच्छा है कि यहाँ कबीर शेखावत नहीं है वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती। प्रतीक ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर कबीर शेखावत यहाँ पुलिस ऑफिसर होता तो वह सर का सारा सब उसी के ऊपर डाल देता है। प्रतीक के मुताबिक कबीर शेखावत को बाल की खाल निकालने की आदत थी। कबीर शेखावत के बारे में सोचते हुए प्रतीक मन ही मन कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो कबीर शेखावत का मेरे ऊपर जो शक है वह इतना ज्यादा डगमगा जाएगा कि वह उसके बाद खुद के ही ऊपर शक करने लगेगा। कहीं वह जो कुछ भी सोच रहा था वह गलत तो नहीं। ये सब सोचते हुए प्रतीक की नजर सामने से उन दोनों की तरफ बढ़ रहे हैं आर्यन के ऊपर पड़ती है। प्रतीक उसके बाद मन ही मन कहता है कि अगर मैंने कोई इंटरफेरेंस किया तो फिर जोसेफ को मेरे ऊपर शक हो सकता है, इसलिए मैं अभी ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे मुझे कमजोर कोई नहीं। प्रतीक जोसेफ के पीछे चला जाता है और कहता है कि मैं आपको कहा था कि हमें भाग जाना चाहिए। प्रतीक का यह एक्शन देखकर जोसेफ भी मन ही मन कहता है कि पता नहीं कबीर सर ने मुझे इसके पीछे क्यों लगाया है। ये तो मुझे इतना ज्यादा डरपोक लगता है कि बच्चे भी इससे कम डरपोक होते हैं। मैं कबीर सर को बता दूंगा कि उनका शक बिल्कुल गलत है। तभी आर्यन के चिल्लाने की आवाज आती है। आर्यन कहता है कि वक्त रहते तुम लोगों को भाग जाना चाहिए था। अब जब तुम लोग भागे नहीं हो तो तुम दोनों को मरना पड़ेगा। जोसेफ लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाता है और प्रतीक से कहता है कि तुम भी इसे उठा लो। अब तुम इतने भी कमजोर तो हो नहीं कि अपना सेल्फ डिफेंस ना कर सको। प्रतीक भी उसकी बात मानता है और एक लकड़ी उठाता है और सेल्फ डिफेंस का गलत पोज लेकर खड़ा हो जाता है। जोसेफ और प्रतीक के हाथ में लकड़ी देखकर आर्यन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इससे तुम अपने आप को बचा लोगे? ये कहते हुए आर्यन बहुत ही ज्यादा तेजी से उन दोनों की तरफ दौड़ते हुए आने लगता है। जोसेफ अपने हाथ में मौजूद लकड़ी से आर्यन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन आर्यन अपने आप को नीचे झुकाते हुए निकल जाता और अपने चाकू से प्रतीक के ऊपर हमला कर देता है। प्रतीक अगर चाहता तो इस हमले से आसानी से बच सकता था लेकिन उसे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए लकड़ी से आर्यन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है जिससे आर्यन आसानी से बच जाता है और उसका चाकू प्रतीक के दाएं बांह पर एक कट मार देता है। प्रतीक के हाथ से लकड़ी छूट जाता है और वह अपना घाव पकड़कर पीछे हट जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि हमें भाग जाना चाहिए। प्रतीक आगे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते हुए प्रतीक तेजी से वहां से भागने लगता है। जोसेफ कहता है कि रुक जा बच्चे। आर्यन भी तेजी से प्रतीक के पीछे पीछे भागने लगता है। प्रतीक को बचाने के लिए जोसेफ आर्यन के पीछे पीछे भागने लगता है। प्रतीक आगे आगे भाग रहा था और आर्यन उसके पीछे पीछे और जोसेफ आर्यन के पीछे पीछे। जोसेफ प्रतीक को देखते हुए कहता है कि यह लड़का डरपोक जरूर है लेकिन इसके भागने की स्पीड काफी ज्यादा है। आर्यन चिल्लाते हुए कह रहा था कि रुक जा। प्रतीक बिना पीछे देखते हुए कहता है कि पागल है क्या, अगर मैं रुका तो तू मुझे मार देगा। जोसेफ अपने हाथ में मौजूद लकड़ी को चलाकर सीधा मारता है आर्यन के टांगों के ऊपर। जोसेफ का निशाना बिल्कुल सही जाकर लगता है। अपने टांगों के ऊपर लकड़ी लगने की वजह से आर्यन जमीन पर मुंह के बल गिर गया था। इस वजह से उसके हाथ में मौजूद चाकू उसके हाथ से छूटकर आग ए चला गया था। जोसेफ उससे कोई ज्यादा दूर नहीं था इसलिए इससे पहले कि आर्यन उठ पाता जोसेफ उसके पास पहुंचकर उसके पीठ के ऊपर अपना घुटना रखकर उसे उठने से रोकने लगता है। जोसेफ चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ प्रतीक। ये सुनकर प्रतीक रुक जाता है और पीछे देखता है। पीछे मुड़ने पर प्रतीक पाता है कि जोसेफ ने आर्यन को दबोच रखा था। प्रतीक कहता है कि आपने उसे पकड़ लिया। जोसेफ कहता है कि जल्दी मेरे पास आओ, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो वरना ये भाग जाएगा।
प्रतीक कहता है कि अगर इसने मेरे ऊपर हमला किया तो जोसेफ कहता है कि नहीं करेगा, इसका चाकू वहां आगे है। प्रतीक ये सुनकर जल्दी से वहां आता है और आर्यन के एक हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ को जोसेफ पकड़ता है और उसे खींचते हुए उसी जगह लेकर जाने लगता है जहां आर्यन ने प्रतीक को बांध रखा था। CH-79 प्रतीक एंथनी डरपोक है। प्रतीक की मदद से जोसेफ ने आर्यन को इस पेड़ में बांध दिया था जिस पेड़ में आर्यन ने प्रतीक को बांध रखा था। आर्यन छटपटा रहा था निकलने के लिए, लेकिन उसकी लाख कोशिशें भी उसे बाहर नहीं निकाल सकती थी। तभी वहां पुलिस का सायरन सुनाई देता है और जोसेफ प्रतीक से कहता है कि तुम यहीं रुको। प्रतीक कहता है कि अगर इसने खुद को छुड़ाकर हमला कर दिया तो चिंता मत करना, मुझे अपने बांधने के ऊपर काफी भरोसा है। ये कहने के बाद जोसेफ चला जाता है। तभी आर्यन प्रतीक से कहता है कि एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल गया फिर तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। क्योंकि जोसेफ वहां से जा चुका था इसलिए ये सुनते ही प्रतीक आर्यन के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे आर्यन के मुंह से दोबारा खून आ जाता है। प्रतीक आर्यन के सर को पकड़ते हुए कहता है कि तुझे जो करना है तो कर ले, लेकिन एक बार याद रखना, मुझे खरोचने तक की ताकत नहीं है तुम्हारे पास। आर्यन कहता है कि सर पर चोट लग गई है क्या? प्रतीक कहता है कि मेरा सर तो बिल्कुल सही सलामत है, अब तुम जाओ जेल, लेकिन याद रखना अगर हम अगली बार मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आर्यन कहता है कि तुझे जान से तो मैं मारूंगा। प्रतीक कहता है कि मैं तुम्हें कहा ना, तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे खरोंच भी सको। तभी जोसेफ पुलिस को लेकर वहां जाता है। पुलिस आर्यन को अपने साथ लेकर जाने लगती है। इसके बाद आर्यन पीछे मुड़ते हुए कहता है कि याद रखना प्रतीक एंथनी, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। जोसेफ को देखते हुए प्रतीक कहता है कि मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। जोसेफ कहता है कि इतना हाइपर मत हो, जेल में जाने के बाद अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, ये तो फिर भी अभी कम उम्र का है, तुम यहीं रहते हो क्या? प्रतीक कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ मिलने आया था। जोसेफ प्रतीक की बात सुनकर कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर कुछ महीनों तक यहाँ मत आना। ये करने के बाद जोसेफ कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। प्रतीक अपने घाव की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो है। उसके बाद जोसेफ प्रतीक को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां उसकी मरहम पट्टी होती है, जिसके बाद जोसेफ कहता है कि अब मैं चलता हूं। प्रतीक कहता है कि एक बार और मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। जोसेफ कहता है कि आगे से ध्यान रखना, ऐसे ही किसी से साथ मत इधर उधर निकल जाना। प्रतीक अपने एक हाथ से कान पकड़ते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो मैं अब सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। अब मैं सिर्फ काम से काम रखूंगा लोगों से, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो सिर्फ ये देखकर हंसना है और उसे थोड़ी और बात करने के बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रतीक मन ही मन सोचता है कि क्या मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ होगा। इधर हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद जोसेफ कबीर शेखावत को कॉल करने लगता है। कबीर शेखावत कॉल उठाते हुए कहता है कि हाँ तो तुमने ही उसे बचाया है। जोसेफ कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं टाइम से उसे नहीं बचाता तो वह वहां मारा जाता। कबीर शेखावत कहता है कि वैसे तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं भरोसा कर रहा हूं क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो। जोसेफ कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सर आपने मुझे गलत आदमी के पीछे लगाया हुआ है, आप इसे किलर समझ रहे हैं। प्रतीक एंथनी नाम का यह आदमी इतना ज्यादा डरपोक है कि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। कबीर शेखावत कहता है कि तुम नहीं समझोगे, तुम अभी भी उसके ऊपर पूरी नजर बनाए रखो जैसे पहले बनाए हुए थे। इस बार छुपकर नजर रखना क्योंकि उसने तुम्हें पहचान लिया है। जोसेफ कहता है कि आप कहे तो मैं उसके करीब रहकर नजर रखूं। कबीर शेखावत कहता है कि करीब रहकर नजर रखने से मतलब क्या है तुम्हारा? जोसेफ कहता है कि मैं उसके अनाथ आश्रम में काम पर लग जाता हूं। मुझे यकीन है कि इस लड़कियों के खूनी के पकड़े जाने के बाद वह पोस्ट खाली तो जरूर होगा। कबीर शेखावत कहता है कि वे लोग तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं देंगे, उनके मुताबिक तुम भी अगर वैसे निकल गए तो। जोसेफ कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल सही रहे हैं सर? कबीर शेखावत कहता है कि मैं कभी गलत नहीं होता, मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना करो। जोसेफ कहता है कि यस सर, वैसे ये काम कब तक करना है? कबीर शेखावत कहता है कि जब तक प्रतीक एंथनी वापस मुंबई नहीं आ जाता। जोसेफ कहता है कि वैसे सर वह मुंबई कब आ रहा है? कबीर शेखावत कहता है कि 8 से 10 दिन और, चिंता मत करो तुम्हें पूरा खर्चा दिया जाएगा। ये सुनकर जोसेफ कहता है कि तब तो मैं 8 से 10 महीने रहने के लिए भी तैयार हूँ। इधर प्रतीक अपने आप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लेता है। प्रतीक हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधा फादर के पास पहुंच जाता है। प्रतीक फादर से कहता है कि आपने तो सुना ही होगा, खूनी पकड़ा गया है। फादर कहते हैं कि तुमने कहा था कि हमारे अनाथ आश्रम को कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके पकड़े जाने से हमारे आश्रम का नाम खराब हुआ है। प्रदीप कहता है कि आपको इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए और मासूम लड़कियां मरने से बच गई हैं, इस बात के लिए आपको खुश होना चाहिए। फादर इस बात को खत्म करने के लिए प्रतीक के चोट को देखते हुए कहते हैं कि यह क्या हुआ है तुम्हें? प्रतीक कहता है कि आर्यन के साथ लड़ाई में ऐसा हो गया। फादर कहते हैं कि जिस तरह मैंने तुम्हें ट्रेन किया था उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि आर्यन जैसा कोई तुम्हें खरोंच भी पहुंचा सकता है। CHAT वशीकरण। फादर की बात सुनकर प्रतीक कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी मुझे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता है जब तक मैं खुद ना चाहूं। फादर कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, तुमने क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचने दिया?
प्रतीक कहता है कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, या फिर बता ही देता हूँ, आप तो मेरे अपने हैं। दरअसल कबीर शेखावत नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को मेरे ऊपर शक हो गया है, तो वह अपने खबरियों को मेरे पीछे लगाया हुआ है। इसलिए मैं ऐसे डरे हुए होने की एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि उसके भेजे गए जासूसों को मेरे ऊपर शक ना हो। फादर कहते हैं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह बहुत ही ज्यादा गलत है। प्रतीक कहता है कि मैं आपकी बातों को समझता हूँ फादर, लेकिन आपके गॉड यहाँ इंसाफ करने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ मेरे जैसे लोगों को ही इंसाफ करना होगा। आप चिंता मत कीजिए फादर, मैं कभी भी किसी बेगुनाह को नहीं मारूंगा। मैं सिर्फ उन्हें ही मरूंगा जो इंसाफ के रास्ते में आएंगे या फिर जिन्होंने बहुत ही बड़े जुर्म कर रखे हो। फादर कहते हैं कि प्रतीक तुम समझते क्यों नहीं हो, किसी इंसान का खून कर देना कहीं से भी सही नहीं है। प्रतीक कहता है कि आप जो कह रहे हैं वह भी बिल्कुल सही है, लेकिन किसी ऐसे का खून करना जो इंसानियत का दुश्मन है बिल्कुल सही है। फादर जानते थे कि उनके कुछ भी कहने के बावजूद प्रतीक के ऊपर जू तक नहीं रेंगने वाली है। फादर कहते हैं कि जैसा तुम चाहो प्रतीक, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह सही नहीं है। हम इंसानों के पास कोई भी हक नहीं है किसी को सजा देने का। प्रतीक कहता है कि सॉरी फादर, लेकिन आज यहाँ मैं आपसे एक आखिरी कला को सीखने आया हूँ जो आपने मुझे नहीं सिखाया है। ये सुनकर फादर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, किसी को वश में करने की कला को मैं नहीं सिखा सकता हूँ तुम्हें। मुझे पता है कि तुम इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करोगे। प्रतीक कहता है कि प्लीज फादर, ऐसा मत कीजिए, आपको मुझे ये सिखाना ही पड़ेगा। फादर कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें नहीं सिखाया तो क्या तुम मुझे जान से मार दोगे प्रतीक। प्रतीक कहता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप ही तो मेरे इकलौते अपने बचे हुए हैं और आपको मैं मार दूं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। प्लीज आप मुझे लोगों को हिप्नोटाइज करना सिखा दीजिए। मैं लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो लोग पड़े हुए हैं उन्हें हराने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। फादर कहते हैं कि किसी को वश में करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। प्रतीक कहता है प्लीज फादर ऐसा मत कहिए, मुझे पता है कि आप अगर चाहे तो मुझे भी अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं किया। इससे पहले कि फादर कुछ कह पाते प्रतीक उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहता है कि आपको सात्विक की कसम। ये सुनकर फादर कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे उसकी कसम कैसे दे सकते हो। प्रतीक कहता है कि आपने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ ही नहीं था। सात्विक ने मुझे कहा था कि आपने उससे एक बार वादा किया था कि आप उसकी एक बात को मानेंगे। उस दिन सात्विक ने मुझे कहा था कि वह मेरी एक बात आपसे मनवाएगा। चूंकि अब सात्विक रहा नहीं तो मैं उसके बदले में आपसे एक बात मनवाना चाहता हूं कि आप मुझे लोगों को हिप्नोटाइज करना सिखाएं। फादर कहते हैं कि ठीक है प्रतीक। अगले कई दिनों तक प्रतीक के वापस जाने का जब वक्त हो गया था तब फादर प्रतीक से कहते हैं कि तुम्हें मैंने सीखा तो दिया है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर काम करेगा जो डरे हुए होते हैं। कोई ऐसा जो डरा हुआ ना हो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। प्रतीक कहता है कि ऐसा क्यों। फादर कहते हैं कि उस वक्त शरीर में एक ऐसा हार्मोन निकलता है जिससे तुम किसी को वश में कर सकते हो। प्रतीक कहता है कि मुझे सिखाने के लिए थैंक्स फादर। फादर कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, ये सब छोड़ दो प्रतीक। सात्विक भी एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी एक नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए। प्रतीक कहता है कि मन तो बहुत करता है फादर, लेकिन यहाँ हो रही बुराइयों को देखकर मेरा दिमाग मुझे उन्हें सुधारने के लिए फोर्स करता है। मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं अब अपने आप को नॉर्मल नहीं रख सकता हूँ। प्रतीक नाथा सबसे बाहर निकल आता है और वापस अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद फादर मन ही मना कहते हैं कि यकीनन मैंने एक राक्षस को बनाया है, गॉड रक्षा करना उसकी। इधर प्रतीक के वहां से निकलने के बाद जोसेफ कबीर शेखावत को कॉल करता है और कहता है कि आपका वह शक यहाँ से निकल गया है। कबीर शेखावत कहता है कि तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी से वहां से निकले और उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आओ। जोसेफ कहता है कि आप मुझे कोई छुट्टी नहीं देंगे क्या सर। कबीर शेखावत कहता है कि तुम्हें छुट्टी मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, एक बार मेरा शक यकीन में बदल जाए उसके बाद तुम्हें लंबी छुट्टी दी जाएगी। जोसेफ कहता है कि मेरे पैसे थोड़े से खत्म हो गए हैं तो मैं कह रहा था कि। कबीर शेखावत कहता है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें जल्द पैसे मिल जाएंगे। जोसेफ कहता है कि जैसा आप कहें सर। जोसेफ भी उसके बाद प्रतीक का पीछा करते हुए मुंबई की तरफ निकल जाता है। ट्रेन के लंबे सफर के बाद प्रतीक कॉलेज पहुंचता है और मन ही मन कहता है कि मैं एक दिन लेट हो गया, मुझे लगा कि मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। प्रतीक को देखते ही ऋषि और संकेत कहते हैं कि अच्छा हुआ यार तू आ गया, तेरे लिए एक कमाल की बात है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द सूटकेस किलर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।